हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर। तो आइए देखा जाए, लिखा है खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। जो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वह टोटल 20 प्रश्न होते हैं और 20 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो आइए देखा जाए पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1/144 बराबर 0 को हल कीजिए। तो आइए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/144 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/144 बराबर 0 है। ठीक है, इसे ही हमें हल करना है। तो यहाँ देखिए माइनस 1/144 है, जब पक्षांतर होगा तो ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1/144। 0 प्लस 1/144 का मतलब 1/144 ही होगा। ठीक है, अब ये वर्ग है तो इसको वर्ग का यानी स्क्वायर को कैसे हटाएंगे। तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। तो यानी कि करनी में एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा और करनी में 1/144 इधर हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर ये निकल जाएगा बाहर, ये हो जाएगा केवल एक्स, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, बराबर करनी में 1 का मान होता है 1 और 144 का मान होता है 12। जब भी कोई संख्या करनी में से निकालते हैं तो उसका मान 1/12 तो आ गया, मगर ध्यान दीजिएगा 1/12 नहीं होगा, प्लस और माइनस दोनों रखना पड़ेगा, क्योंकि 1/12 प्लस में भी हो सकता है और 1/12 माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि माइनस वाली संख्या का भी वर्ग प्लस में आता है और प्लस वाली संख्या का भी वर्ग प्लस में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लस माइनस 1/12। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिंदु 15,12 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। यहाँ क्या ध्यान देना है हमें कि एक्स अक्ष से दूरी पूछा है 15 और 12 की, यानी 15,12 बिंदु की जो दूरी है वह एक्स अक्ष से क्या है। तो वो ध्यान दीजिए कि जो 15,12 दिया है, ठीक है, 15,12 दिया है। अब अक्ष इसी प्रकार बनता है, यानी ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ क्या करना है कि 15,12 का मतलब ये देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 कहीं 15 होगा, मान लीजिए इतनी दूरी 15 आ गया और y यहाँ पे आ गया 12, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे आ गया। ये बिंदु लगभग मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो हमें बताना है x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष यही है, यानी इस दूरी को बताना है। तो यह दूरी जो होगी y वाली होगी। ठीक है, जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो ये y का मान बताएंगे, यानी कोटि का मान बताएंगे, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो भुज का मान बताएंगे। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 की बिंदु 15,12 की x अक्ष से दूरी जो है वह 12 मात्रक होगी। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है, यदि जो मौसा यानी कि 15 और 12 का मौसा 3 है और तो लौसा 15-12 का बताइए। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि लौसा गुणे मौसा बराबर संख्या का गुणनफल। तो यानी संख्या है 15 और 12, तो 15 गुणे 12 बराबर मौसा 3, ठीक है, और गुणे लौसा। तो हमें लौसा का मान बताना है ना, तो यहाँ क्या करेंगे कि 3 को पक्षांतर कर देंगे, लौसा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ जो 3 है गुणा हो रहा है, जब इधर जाएगा तो ये देगा भाग, यानी हो जाएगा लौसा बराबर 15 गुणे 12/3। अब 3 से देखिए 15 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, तो कटा दीजिए। 3 से 12 जाएगा कितने बार, 3 चौके 12, 15 चौके 60, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 60। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी घटना के न घटने की प्रायिकता 1/3 हो तो उस घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस प्रश्न का भी एक फॉर्मूला होता है, वह फॉर्मूला होता है कि घटना घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता का जो योगफल है वो 1 आता है। यानी लिख दिया गया है कि घटना न घटने की प्रायिकता 1/3 है, यानी 1/3 प्लस न घटने की प्रायिकता दे दिया है, तो घटना घटने की प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए जो घटना घटने की प्रायिकता वो x है और बराबर क्या होगा 1। ये फॉर्मूला होता है, घटना न घटने की प्रायिकता प्लस घटना घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ठीक, तो इसे देखिए 1/3 में पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 1 माइनस 1/3। ठीक, x बराबर एलसीएम 3 होगा। ठीक, और जो 3 है यहाँ बटे में कुछ नहीं है, तो 1 से भाग देंगे 3 बार में, 3 एकम 3 माइनस 1 बराबर 2/3, यानी घटना घटने की प्रायिकता हो जाएगा 2/3, ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि पी एक्स यानी कोई भी समीकरण है पी एक्स x³ + x² - 3x² - 9 हो तो
p-2 का मान होगा। इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि जहाँ भी x है वहाँ पर -2 रखना है, यानी x³ है तो -2 का क्यूब प्लस ब्रैकेट में रख के करके रखिएगा, ठीक है। x² है तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू x है फिर x² यानी -2 का स्क्वायर -9, इसका वैल्यू हमें पता करना है, ठीक। तो ये ज्ञात करें तो 2 का क्यूब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि -8। जब घन होगा तो माइनस में और वर्ग होगा तो प्लस में, यानी घात अगर सम संख्या है तो प्लस होगा और घात विषम संख्या है तो माइनस होगा। प्लस यहाँ देखिए -2 का यानी -2 का वर्ग गुणा 2 बार करेंगे, जो घात है वो सम में है तो ये गुणा होगा 2 दूनी 4 तो प्लस में 4 होगा। यहाँ -3 और बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा और 2 का वर्ग 4 और ये हो गया बाहर -9। अब यहाँ देखिए -8 प्लस 4 4 तिहाई 12 यानी -12 और -9, ठीक। सबको जोड़ देंगे माइनस वाला ये माइनस वाला ये माइनस वाला सब जोड़ दो तो 8 12 20 और 20 और 9 29 यानी -29 और एक प्लस 4 बचा। अब -29 में से 4 जाएगा तो बचेगा -25। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा -25, जो कि ऑप्शन ए है -25। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 4/3। क्या होता है 4/3 पाई r³। ये है आयतन का सूत्र। कितना आयतन है 36 पाई यानी इतना बराबर 36 पाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कट जाएगा, सिर्फ हमें r का मान बताना है तो इस सबको पक्षांतर कर देंगे तो r³ बराबर ना यहाँ 4/3 इस रूप में है यानी 4 ऊपर 3 नीचे। जब पक्षांतर करेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा, जो 3 यहाँ भाग दे रहा है जाएगा गुणा होगा यानी 36 × 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से 36 कट रहा है 4 9 36, ठीक। यहाँ देखिए r³ बराबर 9 × 3 यानी r³ बराबर 27, ठीक है। अब यहाँ क्यूब है और ये 27 है यानी हमें इस क्यूब को हटाने के लिए घनमूल लेना होगा। घनमूल के लिए √r³, ये अंडर रूट नहीं यहाँ पे 3 लिख देंगे तो हो जाएगा घनमूल का प्रतीक बराबर 27। तो 27 जो घनमूल होगा वो होता है 3 और r³ का घनमूल हो जाएगा r, यानी जो त्रिज्या हो गई वो होगी r बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन है इसका 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन डी 3 सेंटीमीटर। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है वो दिया है कि समांतर श्रेणी करनी में 3, 2 करनी में 3, 3 करनी में 3 का सार्वंतर क्या है होगा, ठीक है। यहाँ सार्वंतर बताना है तो किसी भी श्रेणी का सार्वंतर बताने के लिए यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा देने से सार्वंतर ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो श्रेणी का सार्वंतर लिखेंगे सार्वंतर बराबर 2 करनी में 3। ये बड़ा पद कौन सा होगा आने वाला, यानी 3 करनी में 3 में से घटाना है 2 करनी में 3 को, ठीक है। जो भी ज्ञात होगा वही सार्वंतर होगा। तो इसका मान देखिए 3 करनी में 3 में से 2 करनी में 3 जब जाएगा तो बचेगा करनी में 3, यानी 3 में से 3 को आम, ये समझिए 3 थे आम 2 खत्म हो गया तो बचा 1 यानी 1 थे करनी में 3। यही है हमारा सार्वंतर जो कि ऑप्शन बी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि 2 त्रिभुजों ABC तथा PQR यानी 2 त्रिभुज हैं, एक है ABC, ठीक, और एक है PQR। इसमें AB/QR, ठीक है AB/QR यानी ये और ये इसका अनुपात बराबर है और BC/PR यानी BC ये और PR P और R ये इन दोनों का अनुपात बराबर और CA/PQ CA और PQ ये तीनों का अनुपात बराबर, यानी इस प्रकार का अनुपात बराबर है। तो इसमें से कौन सा त्रिभुज जो है किस प्रकार का त्रिभुज किस आकार में यह समरूप रहेगा। समरूपता का सिद्धांत होता है कि ये तीनों और ये तीनों एकदम बराबर होना चाहिए। यानी अगर ACB लेंगे तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा QPR
आर, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ देखिए पी क्यू आर है और सी ए बी है, तो पी क्यू आर ले रहा है और सी ए बी उल्टा ले रहा है ना, यहाँ पे 3 वाला लिया, यहाँ पे 2 वाला, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पी क्यू आर इसको ले लिया, ठीक, ए बी सी, ए बी यहाँ से एक वाले लिए, ये गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है सी ए बी, यानी सी ए और बी, यानी 3 ले लिए, 3 लाइन वाला लिया है, सी ए बी, यहाँ से पी क्यू आर यहाँ पे भी देखिए 3 लाइन वाली, यानी 3 और ये, तो ऑप्शन जो सी है यह एक सही नियम से समरूप है, ठीक है। जब इसको इस प्रकार करके, यानी दोनों को हम इस तरह करके सजा देंगे एक के ऊपर एक, ये दोनों आपस में अपने आप को ढक लेंगे, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए बी समरूप पी क्यू आर। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि tan a बराबर 1, तो cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ tan a का मान दे दिया है, यानी tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, 1/1, यानी जो लंब है एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, लंब भी एक आधार भी एक, ठीक, ए बी सी, यहाँ हो गया a, यहाँ से एक, ये एक, जब दोनों एक है तो यहाँ पे कर्ण का मान निकाल देते हैं, जो कर्ण का मान होता है वो होगा √1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ठीक, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो √2, तो यानी जो कर्ण आ गया वो आ गया √2, इसे ही हमें हल करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब बताया गया cos a का मान, तो cos a होता है, cos a होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और sin a होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, दोनों का मान रखेंगे और जोड़कर वर्ग निकाल देंगे, ठीक है, आ जाएगा हमारा आंसर। तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार क्या है इसमें 1 और कर्ण करनी में 2, यानी 1 बटे करनी में 2 प्लस लंब भी 1 बटे करनी में 2, दोनों का वर्ग, ठीक है, 1 बटे करनी में 2 प्लस 1 बटे करनी में 2 का वर्ग, तो ये हो गया, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 बटे करनी में 2 और इसका वर्ग, यानी जो 2 है इसका वर्ग तो हो जाएगा, तो 2 का वर्ग होता है 4 और करनी में 2 का वर्ग हो जाएगा 2, तो 4 2 से जब कट जाएगा तो हमारा मान है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी टावर की छाया उसकी ऊंचाई की 1 करनी में 3 गुनी है, तो टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए कोई टावर है और इसकी ये छाया है, टावर अगर h लंबाई का है तो छाया इसकी 1 करनी में 3 गुनी, यानी h बटे करनी में 3, ठीक है, यानी 1 करनी में 3 गुनी का मतलब h बटे करनी में 3 है छाया। हमें इसका उन्नयन कोण बताना है, तो मान लीजिए उन्नयन कोण थीटा है और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी लंब और आधार का अनुपात किस मान में होता है, तो वो होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब का मान और आधार का मान रख देंगे तो हमें थीटा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लंब का मान है h और आधार का मान है h बटे करनी में 3, ठीक है। अब ऐसे इक्वेशन का सॉल्व करें, ये ध्यान दीजिएगा, बटे में बटा है ना, तो यहाँ देखिए एक ट्रिक हम बताते हैं आपको कि यहाँ जो है ना h, ये देखिए अंश और हर किस में, दोनों में अंश और हर दोनों है, तो नीचे वाले में जो है अंश भी है हर भी, यानी h बटे करनी में 3 जो है इस वाले में है, तो अंश है हर है, मगर इसमें सिर्फ अंश है, तो इसका हर अपने आप बना लेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारा h बटे 1 हर, और ये वाला पहले से था अंश और हर। अब देखिए जो पास पास है इसका आपस में गुणा होगा और दूर दूर का आपस में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा h बटे, ये देखिए क्या है, करनी में 3 गुणा h में हो रहा है ना, तो हो जाएगा h करनी में 3 और बटे h एकम h, यानी h इंटू 1 से h के गुणा, तो यहाँ देखिए h से h कट जाएगा तो आ जाएगा करनी में 3, तो tan थीटा का मान करनी में 3, तो किस मान पर करनी में 3 होता है, तो ये होता है tan 60 अंश का मान, यानी tan थीटा बराबर TAN tan 60 अंश, जानते हैं जो करनी में 3 होता है वो tan 60 अंश का मान होता है, तो यहाँ से tan और यहाँ से tan गया, बच गया थीटा बराबर 60 अंश, यानी 60 अंश के कोण पर वो जो छाया है वो 1 बटे करनी में 3 गुनी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि sin a = cos a, तो a का मान होगा, तो यानी ऐसा कौन सा मान बताइए आप कि जो साइन और कॉस दोनों का मान बराबर होगा उस मान पर, तो ऐसा मान होता है 45 अंश, क्योंकि साइन 45 अंश का मान भी
साइन 45 अंश का मान है वो भी 1/2 में 2 और कॉस 45 अंश का मान होता है वो भी 1/2 में 2 ही होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 45 अंश। हम देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध का मतलब फॉर्मूला होता है, तो सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए दिया गया है माध्यिका बराबर 3 माध्यिका बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो माध्यिका में से माध्य को घटा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप मार लेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा बी, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का। तो मान लीजिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटे बटा 360 अंश। ठीक, इसी में मान रखेंगे। तो पाई आर का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर इंटू 12 गुणे 12, क्योंकि स्क्वायर है ना, और गुणे थीटा का मान 60, ठीक, बटे में 360। तो जब 0 से 0 कट गया, ठीक है, और यहाँ देखिए 6 से 36 कितने में, 6 6 का 36, 6 बार में। अब ये देखिए 6 से 12 काट देंगे 2 बार में, तो 12 दूना 24 और पाई साथ में ना, यानी कि 24 पाई। तो इसका ऑप्शन सही होगा हमारा 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर 24 पाई। तो इसका ऑप्शन सही है बी वाला, क्योंकि 24 पाई हमने ला दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि DE समांतर BC है। तो इस प्रश्न में हमें इस आकृति का जो x है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कि ये जो ये यहाँ से समांतर है BC और DE समांतर दिया है, तो ये जो ये भुजा है BA और CA ये दोनों समान अनुपात में बटी होंगी। ठीक है, यानी कि 1.5/3 करेंगे और x बटे 4.5 करेंगे, दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक, तो 1.5/3 बराबर x बटे 4.5। ठीक है, यहाँ देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका इधर करेंगे तो हो जाएगा 1.5 गुणे 4.5। ठीक है, बराबर 3x। अब पक्षांतर कर देते 3 को, क्योंकि 3 यहाँ गुणा कर रहा है, जब इधर जाएगा तो भाग देगा, तो जाएगा x बराबर 1.5 गुणे 4.5 बटे 3। ठीक है, 3 से 15 कट गया, 3 5 15, 0.5 गुणा कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 5 25 का 5 ऐसे लगा 2, 5 चौके 20 2 22। दशमलव कितने स्थान पर लगेगा? एक, इस दशमलव के बाद एक नंबर इधर है 1 अंक, और इस दशमलव के बाद 1 अंक इधर, यानी 1 और 1 2 अंक। तो आ जाएगा इसका x का मान 2.25। ठीक है, तो ये जो x का मान है वो है 2.25, ऑप्शन बी 2.25। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ दिया गया है, तो इसमें x के शून्य संख्या क्या होगी, यानी कितने शून्य। ये जो ग्राफ दिया गया, जिस समीकरण का ग्राफ दिया गया है, इसके कितने शून्य कितने मान आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ग्राफ में जो लाइन घूमी होती है कर्व वाली, ये x अक्ष को जितनी जगह काटती है उतने ही इसके शून्य होंगे। तो एक जगह यह, एक ये 3 जगह काट रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 शून्यक, यानी कि इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। इसी प्रकार 3 जगह काटेगा 3 शून्यक, 4 जगह काटेगा 4 शून्यक, कहीं नहीं काटेगा तो एक भी शून्यक नहीं। ठीक है, आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। यहाँ अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या होगी। तो हमें अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका हम कितना भी भाग देते चले जाएं वो कटेगी नहीं। तो यहाँ देखिए जो 2 है यह एक परिमेय संख्या है, 25 का भी निकल जाएगा वर्गमूल 5, ये भी परिमेय संख्या, 49 का भी 7 परिमेय संख्या। यहाँ 7 माइनस करने में 7, जो ये करने में 7 है यह एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वह एक अपरिमेय संख्या ही होगी, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये सही होगा। 7 माइनस करने में 7 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक ठोस की विमाएं, कोई ठोस है, ठीक है, जिसकी विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका आयतन क्या होगा। यानी लंबाई 4 है, चौड़ाई 5 है और ऊंचाई 12 है, तो आयतन बताइए। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का गुणा, 4 5 20 और ऊंचाई गुणा कर देंगे
12, 20 गुणे 12 यानी कि 12 दूना 24, 240। तो इसका आयतन हो जाएगा 240, ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि आयतन कोई भी ठोस होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो उसका आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी बारंबारता बंटन का माध्यक 137 इकाई है और माध्य 137.05 इकाई है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्यिका और माध्य के बीच जो संबंध था, जो हमने अभी पिछला प्रश्न, इसमें प्रश्न भी दिया गया, ये देखिए यही वाला, इसी फॉर्मूले का उपयोग कर देंगे तो हमें बहुलक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए फॉर्मूले को। फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर, क्या होता है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर होगा 3 माध्यिका, यानी माध्यिका का 3 गुना। ठीक है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों के संबंध। तो इसी संबंध का हमने अभी पिछला प्रश्न कुछ पूछा था, शायद 12वां प्रश्न था जो पूछा गया था। तो ये देखिए 18 प्रश्न में उसका उपयोग करने के लिए दे दिया गया है। तो बहुलक सब, इसका मतलब ये जो प्रश्न का ये फॉर्मूला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर पूछ सकता है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना। ठीक है, तो माध्यिका यानी कि क्या दिया गया है, माध्यक का मतलब माध्यिका। ठीक है, माध्यिका दिया गया है 137, तो 3 गुणे 137 माइनस यहाँ दिया है माध्य 137.05, यानी 2 गुणे 137.05। जैसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा बहुलक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो 3 गुणा करिए, 3 साते 21 के 81 लगा, 2 तितली की 9 10 11 के 81 लगा, 1 3 का 3 1 4, 411 माइनस 2 गुणा करेंगे, 2 5 10। ठीक है, 7 2 14 का 4 80 लगा, 1 2 3 6 और 1 7, 2 1 कम 2, 274.1। ठीक, इसमें से घटाना है, तो 411 में से 274.1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए 0 का 0, यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ 10 में से 4 गया 6, यहाँ 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी 136.90। तो इसका प्रश्न सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 136.9000, यानी दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 136.9। तो बहुलक जो है वो आ गया हमारा 136.9, ऑप्शन सी। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें ग्राफ के रूप में बनाना होगा। ठीक है, तो आइए पहले हम बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया f। ठीक, x का जो मान दिया है वो है 40 45 50 55 60। ठीक, ये मान है सभी। और f का है 4 8 12 10 और 17। ठीक है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है कि माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें CF यानी संचयी बारंबारता इसे कहते हैं ना, CF ज्ञात करना पड़ता है। तो CF ज्ञात करने का नियम होता है, जो पहला है इसे हम लिख लेंगे 4, मगर जब दूसरा नंबर पर लिखेंगे वो इस 4 में इसको जोड़ देंगे, यानी 4 8 12 12 12 24 24 10 34 और 34 17 51, यानी इस प्रकार हम संचयी बारंबारता CF ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, F होता है बारंबारता और CF होता है संचयी बारंबारता, इसे ज्ञात कर लेंगे। अगर ये सम होगा तो दूसरा फॉर्मूला और विषम होगा तो अलग फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो विषम होने पर फॉर्मूला जो होगा वो होता है n+1/2। ठीक है, यानी कि माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार का CF है और ये भी विषम संख्या है। विषम संख्या में होता है फॉर्मूला जो संचयी बारंबारता का अंतिम अंक आता है, यानी कि बारंबारता जो पहली है बारंबारता, इसके सभी अंकों का योग, सबका योग जो है 51 आ रहा है। तो 51 अगर आ गया, ये विषम संख्या है, तो इसमें एक जोड़ के आधा कर देंगे और जो पद रहेगा उस पद का ही हमारा आंसर होगा, यानी कि n+1। तो 51 + 1/2 यानी कि 52/2 कटा देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ कैरी लग गया 2 छक्का 12, यानी 26वां पद। ठीक है, ये 26 का मतलब 26वां पद होगा। तो 26 नंबर जो पद आएगा तो 24वां पद, उसके बाद 26 है, ये नहीं है, यहाँ ढूंढेंगे 24वां के बाद 26वां कहाँ है, तो 24 और 34 के बीच में 26वां पद होगा। तो जब इसके बीच में होगा तो यानी कि उसके बीच में 55 जो है ये आ गया, जो 55 है इतने बार है, 24 लेके 34 तक 55 55 है। इसलिए जो माध्यिका होगी
इसकी माध्यिका होगी 55। 26वां पद जो है वह 55 आएगा, इसलिए माध्यिका 55 होगी। आइए देखा जाए अगला प्रश्न। जो अगला प्रश्न है वह दिया गया है कि यदि एक घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो अभी हमने एक पिछला प्रश्न में एक और प्रश्न किया था कि घटना की प्रायिकता ना, घटना की प्रायिकता प्लस पूरक घटना, वही पूरक घटना की प्रायिकता बराबर 1 होता है। इसका मतलब वही वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता का मान 1 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो वही है घटना घटने की प्रायिकता और पूरा घटना यानी कि न घटने की प्रायिकता। तो दिया गया घटना घटने की प्रायिकता P, यानी यहाँ दिया गया है P और प्लस हमें पूरा घटना यानी न घटने की प्रायिकता का मान बताना है। तो मान लीजिए x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस P। तो ऑप्शन है इसका B वाला, 1 माइनस P। ठीक है, 20वां प्रश्न यानी कि हमने खंड अ के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया और 20 नंबर के प्रश्न हमारे सभी हल हो गए। अब हम आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।